लाइट चलाइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सौरभ मिश्रा जी, विक्कू कुमार, गुड मॉर्निंग। क्या पूछने के लिए है? आवाज ठीक है? आवाज आ रही है ठीक ठाक? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चंदन कुमार, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही साफ, क्लियर, ठीक है? बिंदुसार के बारे में बताएंगे। दो 298 बीसी से 273 बीसी तक, ठीक है? वॉल्यूम क्लियर है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम आज आपको मौर्य वंश को आगे बढ़ा रहे हैं, बिंदुसार के बारे में। वैसे इसका निक नेम अमित्रचेट या अमित्र घात या अमित्र खाद, ये इसका उपनाम है। अमित्रचेट, अमित्र घात, अमित्र खाद, इसका मतलब जिसके कोई शत्रु ना हो, या जो शत्रु पर घात लगा के हमला कर दिया हो, या जो शत्रु को खा गया हो, ये इसका मीनिंग है। इसको ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में सेंड्रोकोप्टस कहा गया है। ये इसे यूनानी भाषा में कहा गया है, ग्रीक लैंग्वेज में। ग्रीक भाषा में सेंड्रोकोप्टस या एंड्रोकोप्टस कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस। ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। बिंदुसार को तो सेंड्रोकोप्टस कहा गया है और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। ग्रीक भाषा में इनके नाम हैं, जैसे ग्रीक भाषा में सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता है, ऐसे ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, बिंदुसार को एंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोप्टस, बिंदुसार कोप्टस, और इसको कोटस। यह एक शब्द और यूज किया जाता है इसके लिए, सेंड्रोकोप्टस। या एक शब्द और यूज करते हैं, एंड्रोकोप्टस। ये बिंदुसार के लिए था ग्रीक भाषा में, और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस।
या एंड्रोकोटस कहा गया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द यूज किया है। तो ये ग्रीक भाषा में इनके नाम है। लेकिन बिंदुसार को अमित्रचेट, अमित्रघात या अमित्रखाद कहा गया है। मतलब जिसकी कोई शत्रु ना हो, जो शत्रु को खा गया हो, शत्रु को घात लगा के हमले किया, या जो शत्रु को जीत लिया, तो ये शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे बिंदुसार के मदर का नाम दुर्धरा था। ये थी मदर ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार की मदर चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा, इसी से बिंदुसार पैदा हुआ था। लेकिन एक बात बताई गई है कि जब दुर्धरा प्रेग्नेंट थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना भोजन दुर्धरा के साथ शेयर कर लिया था। दरअसल चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में जहर मिला के खिलाता था, यानी उसकी बॉडी को इम्यून करना चाहता था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता नहीं था कि उसके भोजन में चाणक्य जहर मिलवा के देता है, जिससे कि चंद्रगुप्त को धोखा से किसी से जहर न खिला दिया जाए। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में चाणक्य जहर मिलाकर खिलवाता था, जिससे चंद्रगुप्त की बॉडी इम्यून हो गई थी। ये बात किसी को पता नहीं थी, इवन चंद्रगुप्त को नहीं पता था। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने भोजन को अपनी पत्नी दुर्धरा से शेयर कर लिया और दुर्धरा प्रेग्नेंट थी। उस जहर का असर बच्चे पे पड़ने लगा और बाद में चाणक्य को बुलाया गया। सारी घटना बताई गई कि ऐसे ऐसे हो गया है। चाणक्य ने समय से पहले ही दुर्धरा का पेट चिड़वा करके बच्चे को निकाल लिया था और दुर्धरा का देहांत हो गया था। बच्चे के फॉरहेड पर, बच्चे के ललाट पर बड़ा सा स्पॉट पड़ गया था, बिंदी पड़ गई, इसी से इसका नाम बिंदुसार रखा गया। लेकिन बिंदुसार जब गद्दी पर आया तो चाणक्य के बारे में लोगों ने, दरबारियों ने उसे बताया कि चाणक्य ने दुर्धरा की हत्या करवा दिया था, बट ये नहीं बताया कि बिंदुसार को बचाने के लिए ऐसा किया था। बिंदुसार चाणक्य से रुष्ट हो गया और बिंदुसार चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया। बाद में जब उसको पता लगी कि बिंदुसार की जान बचाने के लिए चाणक्य ने ऐसा कदम उठाया, तो फिर से चाणक्य को अपने दरबार में बुलाया, चाणक्य को महामंत्री बनाया और गलती की माफी भी मांगा। तो इस तरह से दुर्धरा के पेट में जब बच्चा था तो विष का असर पड़ गया उसके फॉरहेड पर, इसलिए इसको बिंदुसार कहा गया है। बिंदुसार नाम इसीलिए पड़ा है। बिंदुसार लगभग 24 साल तक शासन किया है, लेकिन कोई खास कदम नहीं उठाया है या कोई खास काम नहीं किया है, कोई खास विजय भी नहीं किया है। लेकिन बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक भयंकर विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, सुमन को भेजा, वे असफल रहे। लास्ट में अशोक को भेजा। अशोक ने तक्षशिला में हुए भयंकर विद्रोह को आसानी से दबा दिया। इसलिए अशोक को बिंदुसार ने तक्षशिला का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। अशोक ऑलरेडी उज्जैन का गवर्नर था, तो इस प्रकार अपने पिता के शासनकाल में अशोक 2 जगह का गवर्नर था, उज्जैन का और तक्षशिला का। यह प्रश्न अगर पूछा जाए कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को किसने दबाया, तो अशोका सप्रेस्ड द रेबेल ऑफ तक्षशिला। अशोक ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाया। अशोक ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाया, इसलिए अशोक अपने पिता के समय में 2 जगह का गवर्नर था। 2 जगह में, एक तो उज्जैन का या उज्जैनी एमपी में, और दूसरा ये दूसरी जगह का गवर्नर तक्षशिला में था।
तो अपने पिता के शासनकाल में अशोक 2 जगह का गवर्नर था, उज्जैन और तक्षशिला का। चाणक्य का देहांत इसी समय में हुआ था। चाणक्य डाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के समय में चाणक्य का देहांत हुआ था, यानी चाणक्य कुछ समय के लिए बिंदुसार का भी महामंत्री था, महामत्य। चाणक्य बिंदुसार के समय में प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन चाणक्य का शिष्य राधागुप्त ये चाणक्य का शिष्य था, अशोक का महामंत्री था। ये चाणक्य का शिष्य राधागुप्त को अशोक ने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो बिंदुसार के समय में शासनकाल ठीक ठाक था, कोई खास विजय नहीं किया था इसने। और बिंदुसार भी जैन धर्म को मानता था। याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अशोक प्रारंभ में किसी धर्म को नहीं माना, हिंसा को एडॉप्ट कर लिया। प्रारंभ में अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मारा। बाद में अशोक ने अपने भाइयों की हत्या के बाद अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ा। इस तरह से अशोक को इस तरह से हिंसा प्रारंभ में पसंद आई, लेकिन बाद में बुद्धिस्ट हो गया था। नीलम खान कह रही अरस्तु के एज का थोड़ा करवा दो। अरस्तु के एज तो ऐसा कुछ है नहीं। अरस्तु सिकंदर का गुरु था। अरस्तु इंडिया में आया नहीं था। अरस्तु तो वहीं था यूरोप में। अरस्तु एलेक्जेंडर का गुरु था, महान पॉलिटिशियन था और फिलोसोफर भी था, फादर ऑफ बायोलॉजी भी था, फादर ऑफ जियोलॉजी भी था, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी था। अरस्तु कोई इंडिया में शासक नहीं था। मनु महाराज, गुड मॉर्निंग सर, टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। वेरी गुड, बहुत देर से ज्वाइन किया और थोड़ा जल्दी आ गए होते, अब तो फिनिशिंग पे है। महाराज साहब, मनु महाराज, एमएम, थोड़े जल्दी आ जाते तो ठीक था, अब तो ये फिनिशिंग में चल रहा है। ये बैच बहुत पुराना बैच है। कब से ज्वाइन किया? चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो बिंदुसार का देहांत हो गया 273 बीसी में। इस समय बिंदुसार का देहांत हो गया। 273 बीसी में बिंदुसार का देहांत हो गया और बिंदुसार के डेथ के बाद अशोक सत्ता पे आया। 273 बीसी से 232 बीसी तक ये अशोक का शासनकाल है। कोई बात नहीं मंजू, कोई बात नहीं। मनु महाराज, अगर आप ऑनलाइन आज पहली क्लास देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, एंशियंट चल रहा है, मौर्य वंश के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम करा रहे हैं, तो ठीक है। तो आप तो पूरा कर लिए होंगे। कौन सा बैच के हैं मॉर्निंग में? जो भी बैच के हैं, आपको ये एंशियंट चल रहा है, प्राचीन इतिहास चल रहा है। प्राचीन इतिहास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बता चुका हूं। आज हम अब अशोक के बारे में बताएंगे, अशोक के आगे पढ़ाएंगे सारा, तो इसलिए समझ में आएगा। अशोका के बारे में हम आपको बताते हैं। अशोक शब्द का मीनिंग है जिसको कोई शोक ना हो, जिसको कोई चिंता ना हो। प्रारंभ में अशोक बड़ा खूंखार था, अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर सत्ता में आया था। कहा जाता है कि ये सौतेले भाई अशोक को हटाकर सल्तनत चाहते थे, गद्दी चाहते थे, इसलिए अशोक ने अपने इन सौतेले भाइयों की हत्या किया। अशोक ने अपने सगे भाई को नहीं मारा। अशोक का सगा भाई विगता अशोक था।
विगता अशोक। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि अशोक के सगे भाई का नाम बताइए, तो याद रखें विगता अशोक, अशोक का सगा भाई था। अशोक ने उसे नहीं मारा क्योंकि उसने अशोक का साथ दिया। बाकी जो 99 सौतेले भाई मारे वे सब उसके सौतेले भाई थे, चचेरे, ममेरे, फुफेरे इत्यादि भाई थे। और इनको मारकर अशोक ने बिहार में पटना में एक कुआं है, आगम कुआं नाम है, आगम कुएं में इनकी डेड बॉडी डाल दिया। और कहा जाता है इस आगम कुएं का कोई थाह नहीं है, यानी आगम कुआं कहां तक फैला हुआ है इसका कोई थाह नहीं, अथाह है। तो 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर अशोक ने इनको आगम कुएं में डाल दिया। इसलिए प्रारंभ में अशोक बड़ा खूंखार था, लेकिन बाद में अशोक बिल्कुल बदल गया। तो 4 साल का सिविल वार लड़ा था, 4 साल का सिविल वार। अशोक ने 4 साल का गृह युद्ध लड़ा। और इस 4 साल गृह युद्ध में अशोक ने 99 सौतेले भाइयों को मारा। असैसिनेटेड, अशोका assassinated his 99 step brothers, 99 सौतेले भाइयों की हत्या किया था। असैसिनेटेड माने पॉलिटिकल मर्डर, तो 99 सौतेले भाइयों की हत्या किया था। लेकिन याद रखें अशोक ने अपने सौतेले भाइयों को मारा, सगे भाई को नहीं मारा। तो अशोक का सगा भाई विगता अशोक था जिसकी हत्या इसने नहीं किया था। तो रियल ब्रदर ऑफ अशोका पूछा जाए तो विगता अशोक, ये अशोक का सगा भाई था। इसे अशोक ने नहीं मारा क्योंकि इसने अशोक का साथ दिया। बाकी सभी सत्ता चाहते थे, गद्दी चाहते थे, इसलिए सभी सौतेले भाइयों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अब आप इसके आगे देखें कि 4 साल सिविल वार के बाद अशोक ने 269 बीसी में अपना राजतिलक किया था। अशोक का राजतिलक 4 साल सिविल वार के बाद हुआ। कोरोनेशन माने राजतिलक। 273 बीसी में गद्दी पर कब्जा कर लिया, 4 साल सिविल वार लड़ा, देन इस साल इसने अपना राजतिलक किया और बड़े भव्यता के साथ राजतिलक किया था इसने। राजतिलक के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ा था। राजतिलक के 8 साल बाद कलिंग की लड़ाई लड़ा था, यानी 261 बीसी में कलिंग वॉर। ये कलिंग उड़ीसा में है बेटे, कलिंग आज की डेट में उड़ीसा में है। कलिंग की लड़ाई में अशोक ने कारुआकी को हराया। अशोका डिफीटेड कारुआकी। ये कलिंग की राजकुमारी थी, प्रिंसेस ऑफ कलिंग। 261 बीसी में अशोक ने कारुआकी को हराया। कारुआकी कलिंग की राजकुमारी थी। कहीं कहीं दिया है कलिंग की नहीं बल्कि एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन कलिंग की राजकुमारी कारुआकी थी। कलिंग उड़ीसा में है। तो इस लड़ाई में अशोक ने कलिंग की राजकुमारी कारुआकी को हराया। इस लड़ाई में 1 लाख लोग मारे गए। इतने लोग मारे गए, 1 लाख पीपल।
1 लाख लोग मारे गए, 1.4 लाख पीपल, 1.5 लाख लोग बुरी तरह से घायल हुए और 1 लाख लोगों को बंधक बना लिया था। 1 लाख पीपल वर इम्प्रिजन, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए, 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया। इस दृश्य को देखकर अशोक का दिल पिघल गया। अशोक ने डिसाइड किया कि वो भविष्य में कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। जिस समय अशोक चिंता में डूबा था उसी समय एक बौद्ध विद्वान उपगुप्त अशोक के पास आया, उसे बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश दिया और कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक को बौद्ध धर्म में चेंज कर लिया। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कौन सी लड़ाई के बाद अशोक को बौद्ध धर्म में चेंज कर लिया गया। तो याद रखें, कलिंग लड़ाई के पश्चात अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब आप ये देखिए, कलिंग के लड़ाई में इतनी बड़ी संख्या में, शायद ये अशोक की पहली और आखिरी लड़ाई थी। पहले 4 साल सिविल वार लड़ा, ये अशोक की आखिरी लड़ाई और पहली लड़ाई भी थी। इतने लार्ज स्केल पर अशोक ने हत्या किया था और इसी दृश्य को देखकर अशोक का दिल पिघल गया था। भविष्य में कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, ऐसा अशोक ने डिसाइड किया था। कलिंग की लड़ाई लड़ना अनिवार्य क्यों रहा? कलिंग उड़ीसा में है, यहां पर चेदी वंश का शासन था। कलिंग में चेदी वंश का शासन था। ये चेदी वंश का किंग अगर नाम पूछा जाए तो नंजराज। नंजराज, नंदराज नहीं होगा, नंजराज। ये चेदी वंश का कलिंग में राजा था। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के अंडर में चेदी वंश के शासक सबऑर्डिनेट किंग की तरह कलिंग में शासन करते थे, यानी मौर्यों के अधीनस्थ राजा थे, मौर्यों के अंडर में शासन करते थे। लेकिन कलिंग की जनता और कलिंग का राजा जैन धर्म को फॉलो करते थे, क्योंकि इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जैनी था, बिंदुसार वो भी जैनी था। लेकिन अशोक आया और 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दिया। इस हत्या से कलिंग की जनता अशोक से नाराज हो गई और अपने किंग नंजराज पर दबाव डाला कि नंजराज अशोक की अधीनता छोड़ दे, यानी अशोक के अंडर से हट जाए। कलिंग की जनता नंजराज पे दबाव डाला, लेकिन नंजराज अशोक से डर गया था, क्योंकि अशोक ने 99 सौतेले भाइयों की हत्या किया था। नंजराज ने सोचा कि कहीं वह उसे मारकर 100 न पूरा कर दे, इसलिए डर के मारा नंजराज अशोक की अधीनता नहीं छोड़ा। जनता गुस्से में आ गई। जनता ने नंजराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया और नंजराज को ही मार दिया। नंजराज की पुत्री कारुआकी ने जनता का नेतृत्व किया। जनता का लीडरशिप कारुआकी ने किया। कारुआकी नंजराज की डॉटर थी। इस बात से अशोक को बुरा लग गया और फिर अशोक ने कलिंग की लड़ाई कारुआकी पे थोप दिया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए, 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया। लड़ाई से पहले, कलिंग लड़ाई से पहले अशोक कारुआकी से प्रेम करता था, लेकिन लड़ाई के बाद अशोक ने कारुआकी से विवाह कर लिया। तो इस तरह एवरीथिंग इज फेयर एंड फाइन इन लव एंड वॉर। शायद ऐसी लड़ाइयों को देखकर ही बना हो। लड़ाई से पहले प्रेम करता था, लड़ाई के बाद अशोक ने कारुआकी से शादी कर लिया। तो इस तरह अशोक बिल्कुल चेंज हो गया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो नंजराज की डॉटर थी ये, और नंजराज चेदी वंश का शासक था। नंजराज की पुत्री कारुआकी थी। नंजराज की डॉटर कारुआकी। तो इस तरह से अशोक कलिंग की लड़ाई को देखकर दिल पिघल गया और ये बौद्ध विद्वान उपगुप्ता
बौद्ध स्कॉलर था ये। इसने अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड अशोका इन बुद्धिस्ट। इसने अशोक को बौद्ध धर्म में चेंज कर दिया। तो उपगुप्त नामक बौद्ध विद्वान ने अशोक को बौद्ध धर्म में चेंज कर दिया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हालांकि इससे पहले अशोक का एक कजन था, निग्रोध नाम था। निग्रोध है कजन था ये अशोक का। निग्रोध अशोक का कजन था, ये भी बौद्ध विद्वान था। और निग्रोध ने भी अशोक को चेंज करने का प्रयास पहले किया था। तो उस समय तो अशोक चेंज नहीं हुआ, कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक चेंज हुआ। इसने जो भी अशोक को उपदेश दिया होगा उसका भी कुछ असर रहा होगा। बट याद रखें, अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने चेंज किया है। बट अशोक का कजन निग्रोध का भी कुछ रोल पहले रहा होगा। कलिंग की लड़ाई के पहले प्रयास निग्रोध ने किया, कलिंग की लड़ाई के बाद उपगुप्त ने प्रयास किया, उपगुप्त सफल रहा। अब अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अशोक ने हिंसा पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने अहिंसा की नीति एडॉप्ट किया। अशोका फाउंडेड, अशोक ने एक मंत्रालय बनाया, नाम है धर्म महामात्र। धर्म महामात्र। पहला किंग है प्राचीन काल में जिसने एक मंत्रालय बनाया, यानी रिलीजियस डिपार्टमेंट, रिलीजियस विभाग की स्थापना। इसके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। अशोक स्वयं अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में धर्माटन किया था, यानी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों की यात्रा पे निकला। इसको धर्माटन कहा गया, यानी रिलीजियस जर्नी स्टार्ट किया था। 20वें साल, अशोक अपने शासनकाल के 20वें साल से धर्माटन स्टार्ट किया। सबसे पहले अशोक वहां गया जहां बुद्ध पैदा हुए थे, यानी लुम्बिनी वन। उसके बाद जहां जहां बुद्ध गए, जहां ज्ञान प्राप्त किया, जहां जहां उपदेश दिया, उन सारे स्थलों की यात्रा अशोक ने किया था। तो इसको कहते हैं धर्माटन। बट अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष के बाद में स्टार्ट किया था, 20th ईयर्स में। तो स्वयं अशोक धर्माटन करता था, बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। लेकिन अशोक इंडिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। इंडिया के बाहर बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अशोक ने ये मंत्रालय बनाया और अशोक अपने बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध मिशनरीज को इंडिया से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। याद रखें, अशोक पहला इंडियन किंग है जिसने बौद्ध धर्म को विश्व का धर्म बनाया। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो अशोका ग्लोबलाइज्ड बुद्धिस्ट। अशोक ने बौद्ध धर्म का वैश्वीकरण किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का वैश्वीकरण किया। वैश्वीकरण का मतलब कि इस धर्म को इंडिया से बाहर फैलाया, बौद्ध धर्म को इंडिया के बाहर फैलाया। इसीलिए बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया। तो इस धर्म को इंडिया से बाहर फैलाया। अपने पुत्र को, अशोक का पुत्र महेंद्र, संघमित्रा, अपनी पुत्री संघमित्रा, इनको बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा और इस समय श्रीलंका का राजा तिस्स था। ये श्रीलंका का किंग था उस समय। इसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण भी दिया।
पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा। श्रीलंका के किंग तिस ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण बनाया, इनका स्वागत भी किया। ये भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में श्रीलंका में अपना पूरा जीवन खपा दिए, वापस लौट के इंडिया नहीं आए। श्रीलंका में भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में अपना जीवन बिताया। श्रीलंका के किंग ने पूरा सपोर्ट किया और श्रीलंका में दीपवंश महावंश नामक 2 ग्रंथ रचे गए हैं। दीपवंश महावंश सिंहली भाषा में, जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों को कंपाइल्ड करवाया सिंहली भाषा में। दीपवंश महावंश ये सिंहली भाषा में बौद्ध धर्म को कंपाइल्ड किया, बौद्ध धर्म के उपदेशों को कंपाइल्ड किया गया था। तो इस तरह अशोक और उसके पुत्र पुत्री का बड़ा योगदान था श्रीलंका में। किंग तिस ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। अशोक के प्रयास के बाद यह धर्म विश्व का धर्म बना। यह धर्म एशिया में फैला, इसलिए इसको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। एशिया में प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया बौद्ध धर्म को कहा गया है। अशोक इस तरह से बहुत काम किया है। अशोक ने हिंसा पर बिल्कुल बैन लगा दिया। अच्छा, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अशोक का धर्म जो है बौद्ध धर्म से अलग था। अशोक का धम्म कहलाता है जबकि बौद्ध धर्म कहलाता है। अशोक के धम्म में 5 बातें हैं, अपासिनवे, बहुकथाने, दया, दाने, सचे सोच्यते। जबकि बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह है। बौद्ध धर्म में निर्वाण पर फोकस किया गया है, निर्वाण प्राप्ति पर जोर दिया है। जबकि अशोक के धम्म में हेवन प्राप्ति पर बल दिया गया है। हेवन माने स्वर्ग प्राप्ति पर बल दिया है। विद्वानों ने ये कहा है कि समय के हिसाब से अशोक ने बौद्ध धर्म की कुछ बातों को चेंज किया है, लेकिन अशोक का धम्म ही बौद्ध धर्म था, अलग नहीं था ये। तो अशोक के धम्म में कुछ बातें हम आपको बताते हैं जो डिफरेंशिएट करता है, बट ऐसा अलग नहीं था। अब देखिए, अशोकास धम्म कहलाया। अशोकास धम्म यानी अशोक का धम्म, जबकि आप देखिए बौद्ध धर्म कहलाता है। बौद्ध धर्म तो शब्द का फर्क है बस। बौद्ध धर्म, अब आप देखिए अशोक के धर्म में 5 सिद्धांत हैं। अपासिनवे, बहुकथानी, दया, दानी, सचे सोच्यते। सचे सोच्यते बौद्ध धर्म में है ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। तो बौद्ध धर्म के 5 सिद्धांत हैं। अशोक ने अपने टाइम में ये 5 सिद्धांत दिए हैं। अपासिनवे, इसका मतलब होता है पाप न करें, डोंट कमिट सिन, पाप न करें। बहुकथाने, इसका मतलब होता है अधिक बोले ना, डोंट स्पीक टू मच। दया, दया मीन्स बी काइंड, दयालु बने, दया बने, दयालु बने, बी काइंड। दानी, इसका मतलब है दान दक्षिणा दें, यानी बी डोनर, गिफ्ट वगैरह डोनेट वगैरह करें। सचे सोच्यते, सचे
सोच्यते, सच्ची बातें सोचें। ऑलवेज थिंक अबाउट ट्रुथ, सच्ची बातें ही सोचें। जबकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, सत्य बोलें, हिंसा न करें, चोरी न करें, धन एकत्र न करें। तो इस तरह से अशोक के धम्म में ये 5 सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म में वो 5 सिद्धांत हैं। लेकिन यही कहा गया है कि समय के हिसाब से अशोक के धम्म के कुछ शब्द को बदल दिया गया है, शायद इसलिए कि इस समय के हिसाब से इन शब्दों पर ज्यादा फोकस किया जाए। तो तीसरा अंतर जो बताया गया है कि अशोक ने हेवन प्राप्ति पर बल दिया है, यानी स्वर्ग प्राप्ति पर बल दिया है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया है। तो समय के हिसाब से शब्दों में अंतर है, मतलब वही है। अशोक का धम्म बौद्ध धर्म कहलाया। अशोक के धर्म में 5 सिद्धांत, बौद्ध धर्म में 5 सिद्धांत हैं। अशोक के धर्म में स्वर्ग प्राप्ति पर बल दिया है, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया है। तो इस तरह से कुल मिला के समय के हिसाब से अगर आप देखें तो अशोक के कुछ पॉइंट ने ज्यादा फोकस किया है, उस समय के हिसाब से ये चीजें आवश्यक थी। बट कुल मिला के अशोक का धम्म बौद्ध धर्म ही था। अब आप देखिए, अशोक ने अपने लेखों पर बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विहार और बौद्ध चैत्य सब धर्मों के लिए हित की बात करता है। अशोक के जो लेख हैं उस पर राजकीय घोषणाएं हैं, अशोकन एडिक्ट्स पर राजकीय घोषणाएं हैं। अशोक अपने लेखों पर पब्लिक वेलफेयर के लिए घोषणा करता है। तो अशोक के लेखों पर बौद्ध धर्म के सिंबल बनाए गए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के 4 जानवर सिंबल हैं। ज्यादातर एडिक्ट पर इन 4 जानवरों को ही पाएंगे, जिसमें आपको मिलेगा लॉयन, एलिफेंट, हॉर्स और बुल यानी सांड। यही 4 एनिमल आपको मिलेंगे अशोक के लेखों पर, जो कि कैपिटल पार्ट पर बने हुए हैं। शेर बना होगा, हाथी बना होगा, सांड बना होगा या घोड़ा बना होगा। और कुछ लेखों पर अशोक के लोटस यानी कमल, कमल भी अशोक ये बुद्ध का सिंबल है। कुछ पर वट वृक्ष, कुछ पर व्हील का चित्र बना है। तो इस तरह से अशोक का धम्म बौद्ध धर्म ही था, समय के हिसाब से थोड़ा चेंज किया शब्दों का। तो अब आपको हम अशोक के लेख बताएंगे, अशोकन एडिक्ट्स। अशोक ने पत्थरों पे 3 प्रकार के लेख लिखवाए हैं, अशोकन एडिक्ट्स। अशोक के लेख बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है अशोक के बारे में, अशोक के पत्थर के लेख। और शायद आपको पता होगा पहला किंग अशोक है जिसने पत्थरों पे लेख लिखवाए और इन लेखों पर राजकीय घोषणाएं करवाए, जनता के हित में घोषणाएं करवाए। बौद्ध भिक्षुओं इत्यादि की हिंसा, कोई जानवर की हिंसा पर बैन लगाए। इस टाइप के अशोक पहला किंग है जो पत्थरों पर लेख लिखवाए। इसके लिए अशोक ने चुनार, मिर्जापुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार एक जगह है, वहां से पत्थर मंगवाए अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में। इन पत्थरों को कटवाया, छटवाया, तरसवाया और इस पर इंस्क्राइब्ड करवाया, मतलब लिखवाया, मार्कर से नहीं लिखवाया, छीनी हथौड़ी से इंस्क्राइब्ड बोलते हैं इसको, इसलिए इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं। इंस्क्रिप्शंस का मतलब पत्थर पर लिखा गया है, छीनी हथौड़ी से इंस्क्राइब्ड किया गया है, जिससे वो मिटे ना, अमिट है। तो अशोक के लेख को पाटलिपुत्र में काट कर, छांट कर, पॉलिश करके उस पर इंस्क्राइब्ड करवा करके जगह जगह गड़वाया गया है। उसके किंगडम में, चारों तरफ उसकी किंगडम में था। अब अशोक के लेख देखिए, इंडिया में मिलते हैं, नेपाल में मिलते हैं, बांग्लादेश में मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं, अफगानिस्तान में भी मिला है। इतना विशाल किंगडम अशोक का था। तो अशोक के लेख के लिए पत्थर कहां से मंगवाए? चुनार। चुनार कहां है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। यहां से पत्थर पाटलिपुत्र मंगवाए, कटवाए, छटवाए, पॉलिश करवाए, इंस्क्राइब्ड करवाए, जगह जगह उनको भेज के गड़वाए। और 3 प्रकार के लेख हैं अशोक के। कौन से?
एक तो है रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स यानी शिलालेख। अब आप देखिए शिलालेख दो प्रकार के हैं, एक है मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट्स, विशाल शिलालेख, विशाल शिलालेख, और इनकी संख्या बेटे 14 है। दूसरा है माइनर रॉक एडिक्ट्स, इसको अभिलेख, अभिलेख या लघु शिलालेख भी कहते हैं, इनकी संख्या 46। अभिलेख को लघु शिलालेख भी कहते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट माने विशाल शिलालेख, 14 हैं विशाल शिलालेख। माइनर रॉक एडिक्ट माने अभिलेख या लघु शिलालेख, इनकी संख्या 46 है। दूसरा है बेटे पिलर इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस यानी स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, बेटे इनकी संख्या 7 हैं, पिलर टाइप के हैं। और तीसरा है केव्स इंस्क्रिप्शंस, केव्स इंस्क्रिप्शंस यानी इसको गुहा लेख कहा जाता है। गुहाएं माने गुफाओं पे लिखवाया। 3 गुफाएं हैं, बाराबर की गुफाएं, बाराबर केव्स, नागार्जुन कोंडई की गुफाएं, नागार्जुन कोंडई केव्स, जेतुवन की गुफाएं, जेतुवन केव्स। तो 3 प्रकार की गुफाएं हैं, 3 गुफाएं, बाराबर की गुफाएं, नागार्जुन कोंडई की गुफाएं और जेतुवन की गुफाएं। तो यही 3 प्रकार के लेख अशोक के हैं। रॉक एडिक्ट्स 2 प्रकार के हैं, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट। पिलर इंस्क्रिप्शन संख्या 7 है, स्तंभ टाइप। गुफा लेख में 3 गुफाएं हैं, बाराबर की गुफाएं, जेतुवन गुफाएं, नागार्जुन कोंडई की गुफाएं। अब आप देखिए अशोक ने इन लेखों पर 3 लिपियों को एडॉप्ट किया है, 3 स्क्रिप्ट, 3 लिपियां एडॉप्ट किया है। कौन कौन सी हैं और ये कहां कहां हैं? 3 लिपियां अशोक ने अपने इन लेखों पर लिखवाया है। पहली लिपि है ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इसे 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक एक अंग्रेज ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसिप ने अशोक की ब्रह्मी लिपि को पढ़ा, डिसाइफर्ड माने पढ़ा है। तो इंडिया में पहली लिपि है जिसको पढ़ा गया है, जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा है। कब? 1837 में। और इसी से प्राकृत भाषा आई है, प्राकृत लैंग्वेज इसी से आई है। इसे अर्धमगधी लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो अशोक के लेख ब्रह्मी लिपि में है, ब्रह्मी लिपि से ही प्राकृत लैंग्वेज आई है। इस एडिक्ट को इंडिया में अशोक ने लगवाया है, बांग्लादेश में लगवाया है, नेपाल में रखवाया है। यानी कुल मिला के अशोक के जो 3 लेख हैं, 3 देश हैं, ये और ये, यहां के सभी लेख ब्रह्मी लिपि में है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। अशोक की दूसरी लिपि आप देखें, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ये पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन यह दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
दाईं से बाईं ओर की तरफ लिखा जाता था, सिंधु सभ्यता की लिपि की तरह, उर्दू की तरह, जबकि ये बाईं से दाईं ओर की तरफ लिखा जाता था। ब्रह्मी लिपि बाईं से दाईं और खरोष्ठी दाईं से बाईं। इसमें अशोक के लेख जो मिले हैं, इसमें जो अशोक के लेख मिले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में 2 लेख हैं, शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी और मनसेरा। तो ये दोनों लेख हैं, शहबाजगढ़ी, मनसेरा, ये दोनों खरोष्ठी लिपि में है। एक तीसरा स्क्रिप्ट अशोक ने अडॉप्ट किया था, थर्ड स्क्रिप्ट, अरामाइक, अरामाइक। लिपि, स्क्रिप्ट, और ये अफगानिस्तान में अशोक के लेख मिलते हैं उस पर है। अफगानिस्तान में अशोक का लेख उस पे है ये। और याद रखें, अफगानिस्तान वाले अरामाइक लेख को पढ़ नहीं पाए हैं और खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान वाला भी पढ़ा नहीं गया है, लेकिन अरामाइक के अलावा इस पर ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है, ग्रीक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। अब आप जानते हैं ग्रीक लिपि पढ़ा जा चुका है, यूनानियों की लिपि है तो ये पढ़ा जा चुका है, इसलिए पता चला है कि ये भी अशोक का एडिक्ट है जो अफगानिस्तान के कंधार में है। तो अशोक की लिपि अरामाइक भी है और यूनानी लिपि भी इस पे लिखी गई है। इसी से पता चला है कि ये अफगानिस्तान का कंधार एडिक्ट अशोक का ही है। तो ये इतने लेख अशोक के 4 देशों में मिले। मनु महाराज समझ में आ रहा है? जसराज जंगजीड़, जय हिंद गुरुदेव, जय हिंद भाई। जसराज जंगजीड़ 1837 जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक की ब्रह्मी लिपि को, बिल्कुल सही है। अब आप बताएं मनु महाराज, मनु भाई बताइए समझ में आ रहा कि नहीं? आपकी पहली क्लास है ऑनलाइन, जल्दी से बताएं फिर आगे बढ़ाएं। आपके उत्तर की प्रतीक्षा है मुझे। विकास मिश्रा, यस सर गॉट इट, ठीक है। विकास सिंह सर, कम समझ में आ रहा है। विकास भाई ये कम समझ में आएगा क्योंकि ये प्राचीन काल है, इसमें सारे एडिक्ट्स हैं अशोक के, अशोक के पत्थर पर लिखे गए लेख हैं और इन लेखों के बारे में बता रहे हैं। अशोक ने 3 प्रकार के लेख लिखवाए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, और इन लेखों पर अशोक ने राजकीय घोषणाएं लिखवाया है, यानी जनता के वेलफेयर की घोषणाएं हैं। तो ये समझ में थोड़ा कम आएगा क्योंकि यहाँ कोई कहानी टाइप का नहीं है, पूरा फैक्ट पर आधारित है, कॉन्सेप्ट पर है ये सारी बातें। ये एक बार में नहीं समझ पाएंगे, दोबारा आप जब इसको 2-3 बार वीडियो क्लिप देखेंगे तब अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और 2-3 बार जब आप इसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए हम आपको एक मैप दिखाते हैं अशोक के लेख का। अशोक के लेख का एक मैप है ये।
अगर समझ रहे हो तो ये अशोक के, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये वाला नहीं है। 13 शिलालेख में धाम के बारे में है। 13वां शिलालेख बौद्ध धर्म के बारे में है। बिल्कुल ठीक है विकास, विकास मिश्रा बता रहे हैं। चलिए अभी 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लेंगे, आगे बता। डिक्ट वाला एक और निकलवाए थे ना।
अब क्लास चलेगी, एक मैप निकलवा रहे हैं अशोक के एडिक्ट के बारे में। उसको एडिक्ट का मैप लगा के आपको समझाते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, इसलिए थोड़ा सा मैप डाउनलोड करवा रहे हैं, फिर उसको आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। क्लास अभी चलेगी। अशोक के लेख हमने 3 प्रकार के बताए हैं, जिसमें हमने आपको बताए हैं शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। और लेखों के मैप्स बोर्ड पे लगवा रहे हैं और फिर इसके द्वारा हम आपको समझाते हैं कि अशोक के लेख कहाँ कहाँ हैं। इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आप देखिए ये मैप हमने लगवा दिए हैं। इस पे नहीं आ रहा है क्या? क्यों, क्या हुआ? अच्छा, देखिए आप दिख रहा है ये मैप अशोक के लेख का। और बड़ा कराएं क्या? सौरभ बताओ, मैप दिखा अशोक के लेख का मैप? सबसे ऊपर दिया है मनसिरा। ये मनसिरा एडिक्ट जो है पाकिस्तान में है ये। और आप देखिए मेजर रॉक एडिक्ट है मनसिरा। मनसिरा मेजर रॉक एडिक्ट है, पाकिस्तान में है। और इसके नीचे शहबाजगढ़ी भी दिया हुआ है, शहबाजगढ़ी एडिक्ट। यहां एक पिलर एडिक्ट भी है और 2 माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं। मनसिरा में आप देखें मेजर रॉक एडिक्ट है। यहां पर एक पिलर इंस्क्रिप्शंस भी दिया हुआ है और 2 माइनर रॉक एडिक्ट्स दिए हैं। और नीचे शहबाजगढ़ी है। और ये दोनों एडिक्ट 2 क्या 3 2 5 एडिक्ट हैं टोटल। यहाँ 2 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, 2 माइनर रॉक एडिक्ट हैं और एक पिलर इंस्क्रिप्शन है। ये पाकिस्तान में है 5। और आप आगे देखिए कंधार वाला एडिक्ट, कंधार एडिक्ट जिसको हमने आपको बताया था अरामाइक स्क्रिप्ट में है ये। और ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में अरामाइक और ग्रीक का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर भी 2 एडिक्ट हैं, एक मेजर रॉक एडिक्ट है और दूसरा माइनर रॉक एडिक्ट है। अब आप आ जाइए इधर कलसी। कलसी ये हिमाचल प्रदेश में है। कलसी मेजर रॉक एडिक्ट है। उसके नीचे दिया है डेहली टॉपरा पिलर। डेहली टॉपरा पिलर इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मंगवाया था। मेरठ एडिक्ट उत्तर प्रदेश में। फिर आप बिहार में चलिए, लौरिया नंदनगढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन दे रहा है ये। लौरिया नंदनगढ़ के ऊपर लुम्बिनी में अशोक के बारे में अशोक ने यहां पर भी लिखवाया हुआ है। लुम्बिनी वन में यहां लिखवाया कि यहां पर बुद्ध पैदा हुए, यहां भगवान पैदा हुए। बिहार में देखिए लौरिया अरराज है, रमपुरवा है। ये दोनों पिलर हैं, लौरिया अरराज रमपुरवा पिलर इंस्क्रिप्शन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इलाहाबाद में कौशाम्बी एडिक्ट है। कौशाम्बी एडिक्ट अब इलाहाबाद किले में रखवा दिया है, पहले कौशाम्बी में था, इसको शिफ्ट करा करके अकबर ने इसको इलाहाबाद किले में रखवाया है। गुजरात में देखिए गिरनार एडिक्ट दिया हुआ है, गिरनार एडिक्ट। और सुपारा महाराष्ट्र में है। सन्नाथी दिया हुआ है, अमरावती दिया हुआ है, एरोगुड्डी दिया है। जागोड़ और धौली ये दोनों उड़ीसा में दिए। एरोगुड्डी ये आपका आंध्र प्रदेश में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है। और एरागुड्डी में तो माइनर एडिक्ट कई सारे हैं। तो ये अशोक के लेख हैं जो मेजर बड़े बड़े और जो फेमस हैं, जो अब अवेलेबल हैं। तो ये मैप आप देखकर इसके कुछ इसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, चलिए आगे हम कुछ बताते हैं। हाँ
अशोक की कुछ लेख में जैसे 14th रॉक एडिक्ट, 14th मेजर रॉक एडिक्ट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 14वां विशाल शिलालेख, ना 14वां विशाल शिलालेख अशोक का उड़ीसा में है। ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आप देखें। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म में मारे गए लोगों के प्रति आस्था, माने अशोक ने बौद्ध धर्म में मारे गए लोगों के प्रति दुख यानी संवेदना व्यक्त किया है। अशोका प्रेजेंटेड हिज इनर सारो ड्यू टू कलिंग वॉर। कलिंग की लड़ाई में मारे गए लोगों के प्रति अशोक ने आंतरिक संवेदना व्यक्त किया है। 14वां शिलालेख थोड़ा सा गलत हो गया, ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। इसको 13वां शिलालेख कर लो आप, 13th मेजर रॉक एडिक्ट होगा ये। उड़ीसा में सब कुछ सेम है, लेकिन 14वां की जगह 13वां शिलालेख लिखा जाएगा। इस पर अशोक ने बौद्ध धर्म में मारे लोग के प्रति अशोक ने अपनी संवेदना व्यक्त किया है। अशोका प्रेजेंटेड इनर सारो ड्यू टू कलिंग वॉर। कलिंग की लड़ाई में मारे गए लोगों के प्रति आंतरिक संवेदना व्यक्त किया है। तो ये वाला 13वां शिलालेख होगा, 14वां नहीं। 14वां में तो भिक्षुओं इत्यादि के बारे में है, उनके बारे में अशोक घोषणा करता है कि जहां भी जाए इनको सम्मान दिया जाए, बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान दिया जाए, वो सारी बातें हैं। चलिए आगे एक बताते हैं, मास्की एडिक्ट। मास्की एडिक्ट आंध्र प्रदेश में है, ये माइनर रॉक एडिक्ट है। मास्की आंध्र प्रदेश में। इस पे अशोक को देवा नाम पिया, पियदस्सी राजा कहा गया है। ये शब्द अशोक के लेखों पर यूज किया गया है, देवा नाम पिया। पियदस्सी राजा, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा राजा जो देवताओं को प्रिय हो, प्रियदर्शी कहलाया, यानी बिलवेड टू गॉड, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक की वाइफ का नाम भी इस पे है, यानी कारुआकी का नाम भी इस पे मिलता है। वाइफ ऑफ अशोका, कारुआकी का भी जिक्र है इस पे। और एक बेटे का नाम भी है इस पे, कुणाल का नाम, सन ऑफ अशोका। तो यही एकमात्र ऐसा एडिक्ट है जिसपे अशोक और उसके फैमिली मेंबर्स के नाम मिलते हैं। ऐसा लेख जिस पर अशोक और उसके फैमिली मेंबर्स के नाम मिले हैं। वाइफ का नाम भी आया इस पे, वाइफ के नाम के कारण इसको रानी का लेख भी कहते हैं, क्वींस एडिक्ट। तो इस लेख का यही इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा जागोर एडिक्ट, धौली एडिक्ट, जागोर एडिक्ट, ये दोनों उड़ीसा में। याद रखें इस पे कलिंग वार का जिक्र किया गया है, मेंशन्ड कलिंग वार। इस लेख पर अशोक ने कलिंग की लड़ाई का जिक्र किया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अशोक ने गुर्जरा एडिक्ट,
गुर्जरा एडिक्ट एमपी में अशोक का नाम इस पे आया है। अशोका इज मेंशन्ड बाय नेम, मेंशन्ड बाय नेम, इस लेख पर अशोक का नाम आया है, अशोक। राजस्थान में भब्रू एडिक्ट है एक, भब्रू एडिक्ट। भब्रू लेख पर अशोक बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किया है। अशोका प्रेजेंटेड हिज फेथ इन बुद्धिज्म, इस पर अशोक ने बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किया है, इसलिए ज्यादा फेमस है ये। रुमिनदेई एडिक्ट पिलर है ये, रुमिनदेई पिलर। रुमिनदेई पिलर नेपाल में है। ये उस जगह पर जहां बुद्ध पैदा हुए, यानी नेपाल में लुम्बिनी वन में है। इस पे लिखवाया गया है कि यहाँ बुद्ध पैदा हुए, यहाँ भगवान पैदा हुए, इसलिए यहाँ के लोगों से कम लगान लिया जाए। अशोक अपने किंगडम में 1/6 भाग लगान लेता था, लेकिन रुमिनदेई के लोगों से 1/8 भाग लगान लिया, यानी कम लिया। कहा कि यह बुद्ध का बर्थ प्लेस है, इसलिए यहाँ के लोगों को लगान में, भू राजस्व कर में डिस्काउंट दिया जाए। तो इस तरह से रुमिनदेई पिलर में लिखवाया गया है कि यहाँ बुद्ध पैदा हुए, यहाँ भगवान पैदा हुए। हिद बुधे जयते, हिद भगवा जयते, ये शब्द लिखवाया गया है। अशोक ने सारनाथ पिलर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारनाथ पिलर वाराणसी में, इसको नेशनल एम्ब्लेम के रूप में लिया गया है। नेशनल एम्ब्लेम, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है इसको, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। और ये इस डेट को नेशनल एम्ब्लेम के रूप में लिया गया 24 जनवरी 1950 को। तो यही ऐसा एडिक्ट है जिसपे 4 लॉयन बैठे हुए हैं बैक टू बैक, 24 स्पोक्स वाली व्हील है, एक अधोमुख कमल है, इन्वर्टेड लोटस फ्लावर। इन्वर्टेड लोटस फ्लावर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना है, उस प्लेटफॉर्म में 24 स्पोक्स वाली व्हील भी है, एलिफेंट भी बना है, बुल भी बना है, हॉर्स भी बना है, 4 लॉयन बैक टू बैक ऊपर बैठे हुए हैं। इसको नेशनल एम्ब्लेम के रूप में लिया गया है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट अशोक की लाट। कुशाम्बी एडिक्ट अशोक का अब इलाहाबाद किले में है। कुशाम्बी एडिक्ट नाउ ये इलाहाबाद फोर्ट में है। ये इलाहाबाद किले में है। तो कुशाम्बी लेक इलाहाबाद किले में अशोक ने बनवाया था। बाद में समुद्रगुप्त ने इसमें अपने बारे में लिखवा दिया। अकबर ने इसको शिफ्ट करके इलाहाबाद किले में रखवाया है। ऐसा एडिक्ट है जो 3 राजाओं के बारे में है। प्राचीन काल में अशोक के बारे में है, बाद में इस पे समुद्रगुप्त की उपलब्धियां संस्कृत भाषा में लिखवाई गई। अकबर ने इसको शिफ्ट करके इलाहाबाद किले में रखवा दिया। तो इस तरह से बेहद इंपॉर्टेंट है ये। और अब आप देखिए, अशोक ने सांची स्तूप बनवाया। सांची स्तूप, सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश में है बेटे। ये अशोक ने बनवाया था। सांची एमपी में है, यहां पर बनवाया है। तो बड़ा स्तूप है। वैसे तो कुल 8 स्तूप मिलते हैं, लेकिन सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया। ये स्तूप आज भी अवेलेबल हैं। अगर मैप में आपने देखा वो न समझ में आया है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। हम जो आपको यहाँ बोर्ड पे लिख कर समझा रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करिए। यदि मैप में आपको न समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ बता रहे हैं बोर्ड पे ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इतना अगर ध्यान कर लें तो आपको अशोक के एडिक्ट के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन बेसिक पॉइंट जरूर ध्यान रखें, अशोक ने ब्रह्मी लिपि में अपने लेख लिखवाए हैं।
3 प्रकार के लेख हैं। अशोक ने पत्थर कहां से मंगवाए? चुनार से मंगवाए। और कौन सी लिपि अशोक की पढ़ी गई है? ब्रह्मी लिपि पढ़ी गई है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर ये याद हो जाए तो यही ज़्यादा ठीक है। मैप से घबराना नहीं, मैप ना ध्यान आए तो छोड़ दीजिए, ना समझ में आए मैप तो छोड़ दीजिए। ये जो बोर्ड पे बता रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट अशोक के बारे में। अशोक ने पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत काम किए थे। अशोक की कई शादियां हुई थी, शादियों से कोई फायदा नहीं है, तमाम बच्चे थे, कई शादियां हुई थी, लेकिन कारुआकी जिससे लड़ाई लड़ा उसकी शादी अशोक से हुई, वो बात थी इसलिए बताए थे। बाकी कई सारी पत्नियां हैं, धम्मा हैं और कारुआकी है ही है, एक गोपा भी थी, तो ये 3-4 पत्नियां तो थी किंग की। पॉइंट यहाँ शादी से मतलब नहीं है, लेकिन अशोक का लेख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अशोक ने पब्लिक वेलफेयर में बहुत काम करवाए, जैसे कुएं बनवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, सड़कें बनवाई और सराएं, इंस बनवाए। इंस माने सराएं। कहा जाता है कि 84,000 स्तूप बनवाए, 7,000 सराएं बनवाई, सड़कें बनवाई। आज का जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, प्राचीन काल में अशोक का राजपथ था, पाटलिपुत्र से तक्षशिला के बीच में। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन काल में किस राजा ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला के बीच में रोड बनवाया जो आज जीटी रोड के नाम से फेमस है, तो प्राचीन काल में अशोक ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला के बीच में बनवाया, जिसे मेडिवल हिस्ट्री में शेरशाह सूरी ने कलकत्ता के सोनार गांव से पेशावर के बीच में बनवा दिया। तो अशोक इसीलिए महान कहलाता है, क्यों? अशोका was called as Ashoka the Great because of his public welfareness. अशोक महान कहलाता है क्योंकि वह प्रजा हितैषी था। प्रजा हितैषी होने के कारण अशोक को महान कहा गया है। जन कल्याण के काम करने की वजह से अशोक महान कहलाता है। इसलिए पब्लिक वेलफेयर में इतना काम किया है कि ये प्राचीन काल में एक महान किंग कहलाया। प्रारंभ में तो बड़ा हिंसावादी था, लेकिन बाद में बिल्कुल बदल गया, जनता के वेलफेयर में काम कराया, इसलिए इसको महान कहा गया है, प्रियदर्शी कहा गया है। अब आप देखिए अशोक इस समय 232 बीसी में मर गया। अशोका डाइड, इसका देहांत हो गया। इसके कमजोर उत्तराधिकारी आए, वीक सक्सेसर्स आए, और इन कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण मौर्य वंश का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था। कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण इस वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। तो 232 बीसी में अशोक मर गया। अशोक के डेथ के बाद वीक सक्सेसर्स आए। अब आप देखिए अशोक के डेथ के बाद इसके 2 बेटों ने शासन किया है। बड़ा बेटा कुणाल साउथ इंडिया पे शासन करने लगा ये, और इसका दूसरा बेटा संप्रति, बेटे ये नॉर्थ इंडिया पे शासन करने लगा। इसका किंगडम तो खत्म हो गया, इसका चलता रहा। तो अशोक का बेटा संप्रति और संप्रति का बेटा दशरथ मौर्य, ये सत्ता में आया। ये अशोक का ग्रैंड सन था। अशोक का ग्रैंड सन दशरथ मौर्य था, और इसने भी प्रियदर्शी की उपाधि लिया था। मौर्य वंश में 2 राजा हैं जिन्होंने प्रियदर्शी की उपाधि लिया। देवानाम पिया प्रियदर्शी राजा दशरथ को भी कहा गया है, लेकिन ये आजीवक सेक्ट को मानता था।
ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय ये अलग से एक धर्म टाइप का था। तो दशरथ मौर्य न तो जैनी था न बुद्धिस्ट था, बल्कि आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? तो मोक्खली पुत्त गोसाल है, एक ही नाम है ये। मोक्खली पुत्त गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। आजीवक संप्रदाय के लोग अपने हाथ में मोर का पंख लेके चलते हैं। तो दशरथ आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और दशरथ ने बाराबर की कुछ गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। अधिकतर गुफाएं बाराबर सेक्ट की दशरथ मौर्य ने ही बनवाई थी, कुछ अशोक ने बनवाए थे। तो इस तरह से दशरथ मौर्य अशोक का ग्रैंडसन आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसने भी प्रियदर्शी की उपाधि ले रखी थी। लेकिन अशोक के डेथ के बाद बेहद कमजोर निकम्मे उत्तराधिकारी आए, विशाल मौर्यन साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। लास्ट मौर्यन किंग अगर आपसे पूछा जाए तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ 185 बीसी में था ये। इस साल इसकी हत्या हो गई थी। तो लास्ट मौर्यन किंग, अंतिम मौर्य राजा यही है। और इसकी हत्या किसने किया? ही वॉज किल्ड बाई पुष्यमित्र शुंग ने मारा। पुष्यमित्र शुंग। तो अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था लेकिन सेनापति भी था। मौका पाया अंतिम मौर्य किंग बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। तो इस तरह से मौर्य वंश का पतन हो गया। और मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग डायनेस्टी आई और ये नाम मात्र की डायनेस्टी थी। बाद में फॉरेनर इन्वेडर्स आने लगे, लेकिन ये कि मगध में कुछ समय के लिए नाम की डायनेस्टी आई, शुंग डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी 185 बीसी से 73 बीसी तक शासन किया है लगभग। और इन्होंने भी अपनी राजधानी कैपिटल पाटलिपुत्र ही बनाया। लेकिन इस वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग। अब आप देखिए, पहली बार कोई ब्राह्मण सत्ता में आया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था जाति का। सत्ता में आते ही इसने बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बौद्ध विहारों को नष्ट कराया और इसने ब्राह्मण धर्म को प्रथम प्रश्रय दिया। प्राचीन काल का पहला राजा है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया है। प्राचीन काल का पहला राजा है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और इस अश्वमेध यज्ञ को कराने वाले महर्षि पतंजलि इनके दरबार में थे, इनके मुख्य पुजारी थे। इन्होंने ही 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन काल में किस राजा ने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया, तो ब्राह्मण जाति का पुष्यमित्र शुंग था। बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता में आया, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। इस अश्वमेध यज्ञ को महर्षि पतंजलि ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग की डेथ के बाद इनका बेटा अग्निमित्र आया। कालिदास ने इन पर किताब लिखा है मालविका अग्निमित्रम, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के समय में मालविका अग्निमित्र के बारे में प्रेम कहानी है। इनका बेटा वसुमित्र आया। इसका बेटा देवभूति मित्र आया।
तो अंतिम शुंग राजा देवभूति मित्र की हत्या करके वसुदेव कण्व ने एक और नाम की डायनेस्टी बनाई थी, कण्व डायनेस्टी, यानी कण्व वंश। ये डायनेस्टी मगध में अंतिम डायनेस्टी थी। 73 बीसी से नाम मात्र की डायनेस्टी 33 बीसी तक थी और इसने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इस वंश का फाउंडर अगर पूछा जाए तो वसुदेव कण्व थे, नाम मात्र का किंग था ये। यह भी ब्राह्मण था। इसने देवभूति मित्र की हत्या कर कण्व डायनेस्टी बनाई और कण्व डायनेस्टी भी ब्राह्मण थी। इसके फाउंडर भी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। तो इस तरह मगध में 6 डायनेस्टी आई हैं, लेकिन मेन डायनेस्टी मौर्य वंश थी। और मौर्यों के पतन के कारण बाहर से आक्रमणकारी आने लगे। सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी मिनेंडर, मिलिंद पन्नु नामक किताब लिखी गई है। मिनेंडर इंडो ग्रीक किंग ने भारत के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। इंडो ग्रीक के अलावा शकों ने इंडिया पर अटैक किया, गुजरात वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसका फेमस किंग रुद्र दमन फर्स्ट था। इसी तरह पहलव और पार्थियन, ये भी विदेशी थे, इंडिया के कुछ भागों पर शासन किया। और कुषाण शासकों ने भी इंडिया पे शासन किया। कुषाण वंश के राजा ये भी सेंट्रल एशिया से आए। कुजुल कैटफिशेज और विम कैटफिशेज ये पशु चराते थे और पशु चराते चराते इंडिया में आए, यहीं बस गए और यहीं के हो गए और इस तरह से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, इंडियन कल्चर एडॉप्ट कर लिया, कुषाण वंश की नींव डाली। तो नेक्स्ट क्लास, शाम वाली क्लास में हम कुषाण वंश के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।